हेलो फ्रेंड। मैं रणवीर कुमार। आज देखेंगे कि मगध का साम्राज्य था, उसकी उदय कैसे हुई, उसकी विस्तार कैसे हुआ और उसके बारे में देखेंगे। तो आज का चैप्टर है मगध। क्या चैप्टर का नाम है? मगध। और देखेंगे कि मगध जो साम्राज्य है उसकी उत्कर्ष कैसे हुई, उसका राजवंश कौन कौन से आए और उस राजवंश का विस्तार कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य उसके उत्कर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद वाले आर्टिकल में देखा था कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उसकी अंत होती है और समाज में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। जो बदलाव आता है समाज में, वो आर्थिक के कारण बदलाव आता है, राजनीतिक के कारण होता है और सामाजिक स्तर में भी वृद्धि होती है। ये सारी बदलाव हम लोग को देखने को मिला था और बहुत सारे अलग अलग जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से 16 महाजनपद का जो निर्माण होता है, इसके साथ साथ हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखा था कि 16 महाजनपद था, उसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ में एक अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। हमने देखा था कि बहुत सारे जनपद, उनका महाजनपद का निर्माण होता है और उसी प्रकार से टोटल 16 महाजनपद होती है। टोटल 16 महाजनपद होती है और उस 16 महाजन जो पद होती है, और 16 महाजनपद की चर्चा जो हमको मिलती है, एक तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और एक जैन ग्रंथ का एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। ये दोनों से महा हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 16 महाजनपद की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, एक तो अंगुत्तर निकाय से और दूसरी भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इन सारे महाजनपद में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी और इनके बीच में राजनीतिक संघर्ष और अपनी सीमाओं को फैलाने के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर क्या होती रहती है, संघर्ष होता रहता है। और इन्हीं संघर्षों के कारण महाजनपद का विस्तार होता है। और इन्हीं 16 महाजनपद में एक का नाम है मगध। और मगध महाजनपद को बाकी महाजनपद की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रगति मिली और उस प्रगति के बारे में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसको प्रगति मिली और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मगध जो साम्राज्य था उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे मगध महाजनपद का मगध महाजनपद मगध महाजनपद इसका उत्कर्ष इसका उत्कर्ष इसका उत्कर्ष। तो सबसे पहले मगध महाजनपद का उत्कर्ष देखेंगे तो 16 महाजन पे सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य महाजनपद था। कौन था? तो वो था मगध। इसके प्राचीन काल में इसकी स्थापना जो करती है वो करती है बृहदत्त। कौन करती है? बृहदत्त। बृहदत्त इसकी स्थापना करती है और इसके उदय का कारण देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि मगध सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली महाजनपद के रूप में स्थापित हुआ था, परंतु मगध के उदय में बहुत सारे कारण थे। बहुत सारे कारण में जो 3 कारण है वो है आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक। मगध के उदय होने में स्थापना किसने किया था? बृहदत्त ने। क्या किया था? स्थापना। अब इसको मगध को उदय और विस्तार होने में 3 जो कारण है, वो सबसे नंबर 1 जो कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक गतिविधियों के कारण मगध का उदय होने का भी कारण आता है। दूसरी कारण होता है वो भौगोलिक कारणों के कारण। भौगोलिक कारणों के कारण। तीसरे नंबर पे जो आती है वो राजनीतिक गतिविधियों के कारण। राजनीतिक गतिविधियों के कारण। इन तीनों के कारण जो मगध होता है उसका उदय होता है। उसका उदय होता है। तो हमने देखा कि मगध के उदय होने का कारण जो है, एक तो आर्थिक कारण है, दूसरा भौगोलिक कारण है और तीसरा राजनीतिक कारण है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, वो करेंगे आर्थिक कारण की। तो दोस्तों, आर्थिक कारण के अगर हम देखेंगे तो देखते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक
गतिविधियों के कारण मगध का उदय होता है। तो किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति के लिए आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और मगध भी उसके आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा था क्योंकि मगध में अधिशेष उत्पादन होता है। अगर आर्थिक दृष्टि से मगध मजबूत होने का कारण है क्योंकि मगध में अधिशेष उत्पादन हो रहा था। अधिशेष उत्पादन हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि अधिशेष उत्पादन का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, अधिशेष उत्पादन का तात्पर्य ये होता है कि मगध में जो भी उत्पादन हो रहा था, मगध में जो भी उत्पादन हो रहा था, उसकी पूर्ति करने के बाद, उसकी जो सप्लाई करता था, उस सप्लाई को पूरा करने के बाद, उस सप्लाई को पूरा करने के बाद भी शेष जो प्रोडक्ट था वो बच जाता था। जैसे कि अगर हम 400 केजी चावल उत्पादन किए, 400 केजी चावल उत्पादन किए मगध में और मान लीजिए कि 300 केजी लोगों को पूरी 300 आदमी को हम बांट दिए, मतलब हमने पूरी आदमी को पूर्ति कर दिया, उसके बाद भी हम 100 केजी बच गया। जो 100 केजी बचा उसे हम बोलेंगे अधिशेष उत्पादन। मतलब उत्पादन जितना डिमांड था उसको पूर्ति करने के बाद में जो बच जाता है वो अधिशेष उत्पादन कहलाता है। और जब वो अधिशेष उत्पादन होता था वह उस राज्य के लिए क्या था, प्रॉफिट था और उससे आर्थिक में मजबूती प्रदान होता था मगध को, क्योंकि जो प्रोडक्ट वहाँ उत्पादन होता था वह उससे भी बच जाता था। तो उससे एक कारण होता है कि मगध में अधिशेष उत्पादन होता था और इसी कारण उसकी आर्थिक मजबूती होने का कारण बन गया। कहता है, दूसरी बात आता है कि मगध का जो क्षेत्र था वो बहुत सारे नदियों के बीच था, इसलिए वो वहाँ की मिट्टी भी जलोढ़ और उपजाऊ थी, जिससे कृषि की बहुत सहायता मिलती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो अगर हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में देखें तो सबसे पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी और वहाँ से उसकी राजधानी पटना कर देता है और पटना में बहुत सारे, पटना जो होती है राजधानी, वो नदियों के बीच में है, तो इसीलिए वहाँ की जो फसल है वो भी उपजाऊ है और नदियों के कारण मतलब जो व्यापार होता था वो आसानी से किया जाता था, वो भी आर्थिक गतिविधियों में सहायता मिला। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मगध का उदय में आर्थिक गतिविधियों का योगदान रहा। अब दूसरा सेकंड में हम देखेंगे राजनीतिक के बारे में। सेकंड हम देखेंगे राजनीतिक में गतिविधियों में से किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष या उदय होता है। तो अब हम देखेंगे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। तो दोस्तों, मगध की राजनीतिक स्थिति भी बहुत मजबूत थी क्योंकि मगध में जितने भी राजवंश ने शासन किया उसमें अनेक महान राजा थे जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभाव थे। राजनीतिक स्थिति को मजबूत रहने के लिए किसी भी क्षेत्र के सबसे बड़े पद, फिर चाहे वह लोकतंत्र हो या फिर राजतंत्र का हो, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी हम राजनीति कर सकते हैं। मगध में शासन कर रहे राजाओं का अच्छा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसके फलस्वरूप मगध का राजनीतिक स्तर में भी बहुत विकास हुआ था। तो मगध के राजनीतिक स्तर में विकास होने का कारण यही है कि उस समय के जो राजवंश थे वो बहुत शक्तिशाली थे। तीसरा जो कारण होता है मगध के उदय होने का कारण, वो होता है भौगोलिक कारण। तीसरा जो कारण होता है वो होता है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, तो भौगोलिक कारण में देखेंगे, बोलता है कि मगध के भौगोलिक कारणों से भी इसकी प्रगति में बहुत सहयोग किया था। क्यों? क्योंकि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिर थी और वहाँ जो राजगिर थी वो बहुत सारे पर्वत से घिरा हुआ था और बाद में इसकी राजधानी को राजगिर से कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया गया। और जब पाटलिपुत्र जब किया तो वह नदी, जैसे गंगा नदी हो गया, गंडक जैसे सोन नदी हो गया, ये सारी नदियों से क्या हुई थी, घिरी हुई थी और ऐसे प्राकृतिक साधनों के कारण मगध को उसके शत्रुओं से सुरक्षित की प्राप्ति हो जाती है। नदियों के कारण, जिसके कारण मगध अपने आप को सुरक्षित रख दूसरों पर आक्रमण कर अपनी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह नदी के इस पार है तो वह सुरक्षित है और दूसरों पर आक्रमण कर कर अपनी सीमाओं में बढ़ा सकते हैं और सुरक्षित रहते हुए अपनी प्रगति के मार्ग को बढ़ा सकते हैं। इतनी नदियों के माध्यम से जल मार्ग के द्वारा व्यापार भी आसानी से किया जा सकता है और इसी क्षेत्र में जंगली लकड़ियों भी भारी मात्रा में प्राप्त हो जाती थी, जिससे मगध में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ करता था, जैसे कि रथ, और उसके व्यापार भी किया जाता था।
तो रथ होता था और उसका व्यापार में भी शामिल किया जाता था। तो मगध के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र भी आता था, जहाँ से बहुत सारे लौह अयस्क प्राप्त होता था, जिसे लोहा बनाने के लिए कच्चा माल प्राप्त होता था। हमने वैदिक काल में भी जाना था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की प्राप्ति होती है, लेकिन मगध में इस लोहे के कारण का बहुत विकास हुआ, जिससे अपने औजार और युद्ध का सामग्री का निर्माण किया जाता था। मगध के जंगलों में हाथियों को पकड़ा गया, जो युद्ध में भाग लिया करते थे, और इन्हीं कारणों द्वारा मगध के शासकों को काफी सहायता प्राप्त होती थी। इसके से हाथी से, और ऐसे कारणों की वजह से मगध महाजनपद बाकी महाजनपदों की तुलना में ज्यादा प्रगति प्राप्त कर सका और बाकी महाजनपदों से ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। अब हम देखें कि मगध शक्तिशाली बन गया है और राजवंशों के कारण, जो राजनीतिक स्तर पर देखा, भौगोलिक स्तर पर देखा और आर्थिक स्तर पर देखा। अब हम देखेंगे उस राजवंश के बारे में जिसने भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक में तीनों को ले चलकर मगध का विस्तार किया। वो कौन कौन से राजवंश थे और कितने साल शासन किए, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है बृहदत्त की। सबसे पहला नंबर पे आती है बृहदत्त, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। बृहदत्त, हर्यक, शिशु। बृहदत्त, हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, शुंग। बृहद, हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, शुंग। कन्नव सत्ता गुप्तपाल। कन्नव सत्ता गुप्तपाल 10 शासकों ने आया। इसको देखेंगे। तो दोस्तों, उस राजवंश को अगर हम एक ट्रिक से देख सकते हैं तो इसका ट्रिक बोलेंगे बाहसनम। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाहसनम, बाहसनम, बाहसनम शक करेंगे, बाहसनम शक, शक सात, शक सात, शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल। शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल। गुप्तपाल नाम है, बोल रहा है बाहसनम शक करेंगे किस पे? 7 बार शक करेंगे गुप्तपाल पर। बाहसनम शक करेंगे, बाहसनम शक करेंगे 7 बार। 7 बार एक लीजिए, 7 बार को एक मान लीजिए। गुप्तपाल, बाहसनम शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल। बस आ गया बृहदत्त, बस आ गया बृहदत्त, ह से आ गया हर्यक वंश, स से आ गया शिशुनाग वंश, न से आ गया नंद वंश, म से आ गया मौर्य वंश, फिर स से आ गया शुंग वंश, क से आ गया कन्नव वंश, गुप्त से आ गया गुप्तपाल वंश, अब पा से आ गया पाल वंश। तो गुप्त से गुप्त वंश और पाल से पाल वंश। तो इसका ट्रिक याद करेंगे, इतना राजा उसने मगध पे शासन किया है। बाहसनम शक करेंगे 7 बार गुप्त, किस पे? गुप्तपाल पे। बाहसनम शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल पे। शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल पे, गुप्तपाल पे याद कैसे करें? बाहसनम शक करेंगे 7 बार, शक करेंगे, शक करेंगे 7 बार किस पे? गुप्तपाल पे। तो बाहसनम शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल पे। करेंगे और 7 बार दोनों को गुप्त छोड़ देना है, बस। उसके बाद ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 जो शासक थे, सॉरी, सत सत से सातवाहन वंश हो गया। सत से सातवाहन वंश, सत से सातवाहन वंश, सातवाहन, 7 से सातवाहन वंश। टोटल 10 शासक ने मगध पे राज किया। शक, बाहसनम शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल पे। बाहसनम शक करेंगे 7 बार गुप्तपाल पे। इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला वंश आता है उसका नाम है बृहदत्त। क्या नाम है? बृहदत्त। पहला वंश है उसका नाम है बृहदत्त। अब हम बृहदत्त के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर जाना था कि प्राचीन काल में बृहदत्त ने मगध की स्थापना की थी, और महाभारत और पुराणों में बृहदत्त को मगध का राजा बताया गया। किसे बताया गया है? अगर मगध का राजा बताया गया है और महाभारत और पुराणों में, महाभारत और पुराणों में, महाभारत और पुराणों में राजा बताया गया किसको? बृहदत्त को। क्या बताया गया? राजा बताया गया है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में भी बृहदत्त के बारे में जानकारी मिलती है, और बृहदत्त के जो पुत्र है जिसका नाम
जरासंध था। क्या नाम था? जरासंध नाम था। और जरासंध क्या करता है? उसकी हत्या कृष्ण के द्वारा कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी ऋग्वेद में ही मिलता है। हर्यक वंश उसके बाद आती है हर्यक वंश। हमने बृहदत्त के बारे में जाना कि बृहदत्त से जानकारी मिलती है कि बृहदत्त ने मगध की स्थापना की और वह मगध की राजा थे, जिसकी जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से मिलती है। और यह भी जानकारी मिलती है कि उसके पुत्र जरासंध है, जिसकी हत्या कृष्ण ने की थी। उसके बाद अगला वंश आती है जिसका नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है? हर्यक वंश नाम होता है। और हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। तो जो हर्यक वंश होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। अगर मगध साम्राज्य का प्रथम अगर वास्तविक वंश पूछे, वास्तविक वास्तविक वंश पूछे तो वो कौन था? तो वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का वास्तविक वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के ज्यादातर राजाओं द्वारा अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त हुई थी। इस वंश का जितना भी राजा थे वो सभी ने अपने पिता की हत्या करके बनाए थे, इसलिए इसे पितृ हत्यात्मक वंश कहते भी हैं। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि हर्यक वंश में कौन कौन से राजा आए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो हर्यक वंश में जो सबसे पहले जो आता है शासक, उसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। बिंबिसार। तो बिंबिसार आती है और बिंबिसार जो होती है इस वंश की स्थापना करती है, और जिसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में करती है। कब करती है? 544 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की गई थी। और इस क्रम में बिंबिसार द्वारा एक राजगृह नामक शहर को स्थापित किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि राजगृह नामक शहर को स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। और फिर उस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाती है। तो राजगीर को जब राजधानी बनाती है, और इस प्रकार से मगध का प्रथम राजधानी राजगिरी को माना जाता है। इसके साथ साथ भारतीय इतिहास का बिंबिसार प्रथम राजा था। अगर ये भारतीय इतिहास का देखा जाए तो प्रथम अगर राजा बोले तो बिंबिसार था, जिसने विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार का मार्ग चुना था। यानी बिना किसी से युद्ध लड़े उस क्षेत्र के राजकुमारी से विवाह करके उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेना, उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेना। इस क्रम में बिंबिसार द्वारा 3 राजकुमारी से विवाह किया गया था। अब भाई उसने 3 गो राजकुमारी से शादी किया। वो 3 राजकुमारी कौन कौन थे? वो 3 राजकुमारी का नाम है, एक तो महाकोसला। एक क्या नाम है? महाकोसला। महाकोसला। सेकंड का जो नाम है वो नाम है चेलना। क्या नाम है? चेलना। और तीसरा का नाम है क्षेमा। तीसरा का नाम है क्षेमा। जो महाकोसला था वो कौशल राजवंश की थी। और दूसरा लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरा जो मद्र राजवंश की थी। अब देखिए दोस्तों, ये 3 राजकुमारी थी और तीनों से जो शादी किया था वो किया बिंबिसार ने। बिंबिसार ने किया। ये तीनों से शादी करने के बाद बिंबिसार का जो प्रथम विवाह हुई थी महाकोसला देवी के साथ कैसे हुई थी? किसके साथ हुई? महाकोसला के साथ हुआ। और वह कौशल की राजकुमारी थी। कौशल की राजकुमारी थी। इसके बाद दूसरा विवाह चेलना के साथ होती है। और जो चेलना होती है वो लिच्छवी राजवंश के जो राजा होती है वो चेटक की पुत्री होती है। चेटक की पुत्री होती है। राजकुमारी चेलना जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की त्रिशला की बहन थी। त्रिशला की बहन थी। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंबिसार था वो महावीर स्वामी का मौसा हुए। और इसके बाद तीसरा विवाह क्षेमा के साथ होती है, जो मद्र राजवंश की राजकुमारी थी। राजकुमारी थी। वर्तमान में मद्र राजवंश पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। वर्तमान में मद्र कहाँ बनता है? पंजाब में पड़ता है। इस प्रकार इतनी सारी राजकुमारियों के साथ विवाह करके बिंबिसार द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। तो मगध का विस्तार बिना कोई युद्ध, बिना कोई किसी चीज से वो 3 मतलब रानियों से शादी करता है। और उसके बाद मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। बिंबिसार को सेनिया नाम से भी संबोधित किया जाता है। बिंबिसार को सेनिया नाम से भी संबोधित किया जाता है।
बिंबिसार को एक नाम दिया जिसका नाम है सेमिया। क्या नाम से संबोधित किया जाता है? सेमिया, सेमिया, सेनिया। क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, इसलिए इसे सेमिया नहीं बल्कि सेनिया, क्या बोलता है, सेनिया, सेनिया नाम से संबोधित किया जाता है। क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थे, जिसमें बहुत अस्थायी सैनिक थे जो पूर्ण रूप से सेना के लिए काम करते थे, जबकि दूसरे राजा या शासक सिर्फ युद्ध के समय अपनी सेना को इकट्ठा व तैयार करते थे। इनके द्वारा ब्रह्मदत्त, जो कि अंगराज के शासक थे, उन पर आक्रमण कर विजय पाई और अंग को मगध में मिला लिया। इनके द्वारा जो ब्रह्मदत्त, जो कि अंगराज के शासक थे, और उस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। आक्रमण करके अंग को मगध में मिला देता है। और ब्रह्मदत्त द्वारा बिंबिसार के पिता को युद्ध में हराया था। जो ब्रह्मदत्त है वो अंग का राजा रहता है, अंग जो महाजनपद है उसका राजा रहता है, और इसने ही बिंबिसार के जो पिता थे इसको युद्ध में हराया था। जब बिंबिसार के पिता को ये हराया था तो इसको बिंबिसार ने क्या कर दिया, हरा दिया और अंग को मगध में मिला लिया, बदला लिया था अपने पिता के बारे में। तो बिंबिसार के दरबार में एक राजबाज भी रहते थे जिनका नाम जीवक था। और क्या होती है कि गौतम बुद्ध की तबीयत खराब रहने लगती है, जिस तब बिंबिसार ने क्या करता है कि राजवैद को, जीवक को उनकी सेवा करने के लिए भेजा था। इसके अलावा बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रघोत की सेवा करने के लिए भी जीवक को भेजा था, जब वे पांडु रोग से ग्रसित थे। कौन? राजा प्रघोत, जो कि अवंती के राजा थे। तो इतनी सारी हम देखें बिंबिसार के बारे में। अब देखेंगे अजात शत्रु के बारे में। तो दोस्तों अजात शत्रु के बारे में देखते हैं। तो अजात शत्रु जो होती है वो बिंबिसार का पिता होता है। अजात शत्रु की जो पिता होती है वो बिंबिसार होती है। वो बहुत लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहती थी, 544 से लेकर 492 तक रहता है। तो दोस्तों इतना साल तक, यानी टोटल बिंबिसार 52 वर्ष तक राजा, मतलब शासक के रूप में राज करता था। इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर देती है और राजगद्दी प्राप्त करती है। अजात शत्रु ने बिंबिसार को हत्या करके राजगद्दी पर बैठा अजात शत्रु को एक नाम से, कुन्निक नाम से संबोधित करते हैं। अजात शत्रु को कुन्निक नाम से संबोधित करते हैं, कुन्निक नाम से संबोधित किया जाता है। और यह एक एक प्रकार का आक्रमणकारी स्वभाव का राजा था। जब बिंबिसार द्वारा अंग प्रदेश को जीता गया था तब उनके द्वारा वहां का प्रशासनिक व्यवस्था अजात शत्रु को दे दी गई थी। जब अजात शत्रु राजा बना था तब उनकी सौतेली माँ यानी कोसला देवी खुश नहीं थी। कोसला देवी खुश नहीं थी और बिंबिसार के साथ विवाह के बाद जो काशी प्रदेश दहेज के रूप में दिया गया था, काशी को दहेज के रूप में उसको मिला था, क्योंकि वो 3 रानियों से शादी किया था, दिया गया था। और वह अब अजातशत्रु के राजा बनने के बाद कोसला देवी के भाई परसेनजीत द्वारा वापस ले गया था, क्योंकि वो खुश नहीं थे। तो दोस्तों काशी को लेकर परसेनजीत और अजातशत्रु में संघर्ष हुआ, क्योंकि परसेनजीत का बहन थी कोसला और उसको शादी किया था बिंबिसार, तो दहेज के रूप में काशी को दिया था। लेकिन जब अजातशत्रु राजा बनता है तो वो क्या करता है कि काशी को मतलब प्रसेनजीत छीन लेता है, जिससे दोनों के बीच में संघर्ष होता है और इसमें अजातशत्रु को विजय प्राप्त होती है। और अजातशत्रु को जब विजय प्राप्त होती है फिर दोबारा काशी का क्षेत्र वापस मगध में मिला लिया था। इसके साथ साथ प्रसेनजीत की जो पुत्री बजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से कराता है। जब अजातशत्रु जीत जाता है, जब दोस्तों अजातशत्रु काशी को जीतता है, मगध में मिलाता है, तो वह फिर से प्रसेनजीत की प्रसेनजीत की जो बेटी होती है उससे विवाह कर लेता है। प्रसेनजीत की बेटी से विवाह करता अजातशत्रु और प्रसेनजीत की पुत्री का नाम था वजीरा। क्या नाम था? वजीरा नाम थी। अब वजीरा नामक लड़की से अजातशत्रु शादी कर लेता है। सबसे पहले देखें तो उसकी बहन से शादी किया उसका पिता और उसकी पुत्री से शादी किया उसका बेटा। इस प्रकार से उल्टा पुल्टा रिलेशन उस दोनों के बीच में था। एक प्रकार से देखा जाए तो बोल सकते हैं कि वो अपनी मामू मामू की बेटी से शादी बोले तो उसकी ममेरी बहन हुई। तो इस प्रकार से वो अपनी ममेरी बहन से अजातशत्रु शादी करता है और शादी के बाद राजा बनने के बाद अजातशत्रु वैशाली जो उसका ननिहाल था, ये उसकी सौतेली
वजीरा थी वो सौतेली में मेरी बहन थी, लेकिन उसका अपना जो ननिहाल था वो वैशाली था और उस पर विजय प्राप्त करके उन क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने अपने युद्ध शैली को लेकर और भी मजबूत करने के लिए उसने महाशिलाकांतक महाशिलाकांतक और रथमुसाला जैसे उपकरणों का भी निर्माण किया। इसने महाशिलाकांतक 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 और रथ मुसाला जैसे उपकरण का निर्माण किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण बोले तो उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। जिसके बाद अजातशत्रु द्वारा बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन कराया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु। उसके बाद अगला जो शासन आती है जिसका नाम उदयन होता है। क्या नाम होता है? अगला शासन जिसका नाम उदयन होता है, उदयन। तो दोस्तों, उदयन के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु के अंतिम चरण में उसके पुत्र उदयन होती है। ये किसके पुत्र होती है? अजातशत्रु के। अजातशत्रु किसके पुत्र होते हैं? बिंबिसार के। अजातशत्रु के कर्मों की तरह अपने पिता अर्थात अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठती है। यानी जैसे जैसे हर्यक वंश में जितना भी राजवंश आए सभी के सभी अपने पिता की हत्या करके ही अपनी गद्दी पर बैठते हैं। तो अजातशत्रु की हत्या करती है उदयन और गद्दी पर बैठती है। इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। उदयन द्वारा गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर एक शहर बसाया। सोन, गंडक और गंगा के तट पर एक शहर बनाया जिसका नाम पाटलिपुत्र था और फिर वही पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई थी। तो हम लोग पढ़े थे उसी समय कि उसको अगर आर्थिक स्थिति में पटना राजधानी में बनने में मगध का विस्तार होने में योगदान रहा। तो वो जो मगध का राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र, वो किसने बनाया था? उदयन ने। तो क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो बनाया था उदयन ने। किसने बनाया था? पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, तो हमने देखा कि पाटलिपुत्र की स्थापना करती है किसने? उदयन ने। और उसके बाद हम देखेंगे अगला शिशु नागवंश। अगला जो वंश मगध में आती है उसका नाम होती है शिशु नागवंश। शिशु नागवंश। तो शिशु नागवंश आती है और हर्यक वंश के बाद मगध में शिशु नागवंश की स्थापना होती है। उसके बाद भी बहुत सारे शासक आते हैं, सतवाहन वंश आते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा था हर्यक वंश। हर्यक वंश में दाना पहला, बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, 3 शासक पढ़े। अब देखेंगे शिशु नागवंश जो कि हर्यक वंश के बाद आने वाला वंश था। इसके हम देखेंगे राजाओं के बारे में। तो शिशु नागवंश में जो पहला राजा आता है जिसका नाम शिशु नाग होता है। जो पहला होता है उसका नाम शिशु नाग होता है। शिशु नाग आते हैं और शिशु नाग द्वारा शिशु नाग वंश की स्थापना करती है और शिशु नाग प्रथम में एक अमर्त्य अर्थात एक मंत्री पद पर था और बाद में वह राजा की गद्दी पर प्राप्त कर लेता है। जहाँ सबसे पहले मगध की राजकुमारी राजगृह थी, जहाँ सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। फिर बाद में पाटलिपुत्र हुई। दोस्तों, सबसे पहले अगर मगध की राजधानी देखे तो कहाँ थी? तो राजगृह थी। कहाँ थी? राजगिरी। राजगिरी कब थी? अजातशत्रु के समय। फिर कौन आया? बिंबिसार के समय राजगिरी थी। अजातशत्रु आया, उसने भी चेंज नहीं किया। फिर आया उदयन, उसने कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। फिर आती जब शिशुनाग आया तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर वह कर देती है वैशाली। कहाँ कर देती है? वैशाली। तो हमने देखा कि पाटलिपुत्र से राजधानी को बदलकर शिशुनाग ने वैशाली को कर दिया और इस प्रकार से मगध की नई राजधानी वैशाली बन गई थी। अवंती प्रदेश जो कि मगध का मित्र था, जैसा कि हमने ऊपर जाना था कि बिंबिसार द्वारा अवंती के जो राजा प्रघोत था उसके पास जीवों को भेजा था सहायता के लिए और उस अवंती प्रदेश के ऊपर शिशुनाग का आक्रमण
किया गया और मगध साम्राज्य में मिला लेता है। तो हमने देखा कि अवंती को किसने मिलाया, तो अवंती को मिलाया शिशुनाग ने, और अंग को किसने मिलाया, तो बिंबिसार ने, और काशी को किसने मिलाया, तो अजातशत्रु ने। हम इस प्रकार से इतिहास को देखा। उसके बाद शिशुनाग के बाद अगला जो शिशुनाग वंश का राजा आता है जिसका नाम कालाशोक है, जिसका नाम कालाशोक है और कालाशोक आती है। तो दोस्तों कालाशोक आती है। अब हम कालाशोक के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों शिशुनाग के बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम कालाशोक है और वो राजगद्दी पर बैठता है। उसके द्वारा फिर से वापस मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कर दिया, पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। तो कालाशोक ने फिर से क्या किया, वैशाली से राजधानी को चेंज करके फिर से द्वारा पाटलिपुत्र कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, बोलता है कि द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बना, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था, तो कालाशोक ने। प्रथम बार पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया था, तो उदय ने। दूसरी बार पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया, तो कालाशोक ने। हम इस प्रकार से याद रखेंगे कि पहले राजगीर राजधानी थी, राजगीर से फिर बदला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र, जो कि कालाशोक ने किया था। तो दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में किया गया था, हमने देख चुका हूँ। उसके बाद अगला जो राजा आती है शिशुनाग वंश का, जिसका नाम होता है नंदीवर्धन। क्या नाम होता है, नंदी नंदीवर्धन 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 होता है जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद दोस्तों अगला शासक आती है जिसका नाम, अगला वंश जो आती है जिसका नाम है नंद वंश। क्या नाम है, नंद वंश, नंद वंश। नंद वंश आती है। नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना होती है। इस प्रकार से वंश में 10 राजा या शासक हुए थे। नंद वंश में टोटल 10 राजा होते थे। तो दोस्तों इसकी जानकारी सिर्फ प्रथम और अंतिम शासक के बारे में प्राप्त होती है और इसके बीच में जो भी राजा आए उसके बारे में उतना जानकारी नहीं प्राप्त हुई। लेकिन नंद वंश का जो प्रथम राजा था जिसका नाम महापद्मनंद था, नंद वंश की प्रथम राजा जिसका नाम महापद्मनंद थे, महापद्मनंद थे। तो महापद्मनंद थे और यह प्रथम शासक था। इनको बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा के रूप में देखा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा में एकराट नामक उपाधि प्राप्त की थी। इसने एक उपाधि प्राप्त की थी, एकराट, एक राट, एकराट नामक उपाधि धारण की थी और यह उपाधि धारण करने वाले प्रथम भारतीय राजा थे। एकराट उपाधि करने वाले प्रथम भारतीय राजा थे। तो दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर जाना कि बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली के रूप में देखा जाता, इसीलिए पुराणों के अनुसार इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। तो महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। किसका, परशुराम का, परशुराम का दूसरा अवतार किसे कहा जाता है, तो महापद्मनंद को। इन्होंने कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है उस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों कलिंग को मगध में किसने मिलाया, तो महापद्मनंद ने। कलिंग को मगध में किसने मिलाया, महापद्म ने। काशी को किसने मिलाया, तो काशी को किसने मिलाया, तो वो मिलाया किसने, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने। और देखा जाए तो अंग को किसने मिलाया, तो बिंबिसार ने। और वैशाली को किसने मिलाया, तो उदय ने। इस प्रकार से। और हम देखें, अभी देखें कलिंग को किसने मिलाया, तो महापद्मनंद ने। इतना सारे मगध को मतलब मिलाते गया, मतलब मगध का विस्तार होते गया, जो कि हम ये देखेंगे तो राजनीतिक कारण है। आर्थिक कारण भी देखें, राजनीतिक कारण भी देखें, भौगोलिक कारण भी देखें। उसके बाद दोस्तों क्या होती, महापद्मनंद ने क्या करता है कि जैन धर्म का अनुयायी था और कलिंग के विजय के बाद वह एक जैन मूर्ति को, जिनसन की मूर्ति थी जिस उसने मगध में ले आया था। तो दोस्तों महापद्मनंद ने क्या करती है, वह जैन धर्म का अनुयायी था
वह जैन धर्म का था, बाकी जो भी था हर्यक वंश का वो सभी के सभी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महापद्मन था वो नंद वंश का संस्थापक था। महापद्मन ने क्या करती है, एक जैन की मूर्ति होती है जिनसेन, क्या नाम है उनका, जिनसेन, और उस जिनसेन को वह कहाँ लेकर आ जाती है, मगध में ले आती है। और उन्होंने अपनी कलिंग की विजय के पश्चात में इस क्षेत्रों में नहरों का निर्माण भी कराया था। इसके प्रमाण में हमें कलिंग में स्थित जो हाथी की गुफाओं से प्राप्त होते हैं, जहाँ लिखा हुआ प्राप्त होता है कि महापद्मंद द्वारा कलिंग में नहरों का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों, कलिंग में जो स्थित है हाथी गुफा पूछे कहाँ स्थित है, तो स्थित है कलिंग में। हाथी गुफा से हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने नहरों का विकास किया था, नहरों का विकास किया था वो कलिंग युद्ध के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों, हाथी गुफा किससे संबंधित है, तो नहरों का विकास से। और हाथी गुफा महापन मंद के महापन मंद के जो होता है, हाथी गुफा का निर्माण जो हुआ था वो खारवेल द्वारा कराया गया था। और उसमें चर्चा किया गया किसके बारे में, महापंथ के बारे में, नहरों के विकास के बारे में। दोस्तों, उसकी बात आती है घनानंद। कौन आती है, घनानंद। अगला वंश आती है, अगला जो शासक आता है नंद वंश का, जिसका नाम है घनानंद। और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, इन्हें एक क्रूर राजा या शासक के रूप में देखा जाता है। इनकी प्रशासन व्यवस्था बहुत ही क्रूर और कठोर थी। इसके कारण इनकी प्रजा ने इन्हें काफी दुखी देखी थी। किसके कारण, कठोरता के कारण। इसके शासनकाल के समय में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों पर सिकंदर का आक्रमण होता है। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है और घनानंद के दरबार में चाणक्य रहा करते थे। घनानंद के दरबार में चाणक्य रहा करते थे। तो दोस्तों, इनके तो चाणक्य रहा करते थे, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि घनानंद एक क्रूर राजा था, तो घनानंद द्वारा एक बार चाणक्य का अपमान किया था। किसका अपमान किया था, चाणक्य का अपमान किया था। जिसके कारण बाद चाणक्य वहां से चले जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके घनानंद पर आक्रमण करता है। जब घनानंद ने चाणक्य को अपमान किया, तो ये चाणक्य चला गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और चंद्रगुप्त मौर्य को बोला आप चलिए आक्रमण कीजिए। तो उनके द्वारा उसने आक्रमण घनानंद पर आक्रमण करवाती है और उसकी हत्या करवा के मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य शासन का करवाते हैं। वहीं से घनानंद के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों, मौर्य वंश जो होती है वो प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग अब अध्याय हो जाता है। एक प्रकार से बहुत बड़ा वंश हो जाता है, जिसके हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने अभी देखा कि मगध का उदय हुआ कैसे और उस उदय होने में कौन कौन सा राजवंश आया। तो सबसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 544 में बिंबिसार आती है और उस प्रकार से वह राजवंश को फैलाते जाती है। उसके बाद कई सारी राजवंश आती है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हमने जाना कि इसके संस्थापक बृहदत्त था, और बृहदत्त थी, परंतु हर्यक वंश जो था वो भी मतलब वास्तविक संस्थापक था। कभी कभी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के उदय का क्या कारण है। तो मगध साम्राज्य के उदय का कारण है आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक। हमने देखा। कहीं पूछा जाता है कि मगध की पुरानी राजधानी कहाँ थी। तो हम लोग को पता है कि मगध की पुरानी राजधानी राजगृह थी, लेकिन बाद में इसमें चेंज करके फिर से दोबारा पाटलिपुत्र ही लाया गया था, जो कि लाया गया था कालाशोक के द्वारा। तो हमने इतने सारी कहानी स्टोरी देखी, इसीलिए इतना से आप लोग को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। थैंक यू।